अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ अदालती मामलात से जुड़ी क्या फैसला आज आया है और कल कौन से फैसले मुतवक्के हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक मुलाकात का बड़ा चर्चा है जी, और ये मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी बदतरीन मुखालिफ JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से। ये मुलाकात क्यों हुई, इसके रद्दअमल के ऊपर बात करेंगे और इसके असरात के ऊपर भी बात करेंगे। इसका आउटकम क्या है, इस पर भी बात करेंगे इस वीलॉग में। और फिर लास्टली मैं आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट भी शेयर करूंगी जिसको बड़ा गौर से देखे जाने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले यहीं से बात शुरू करते हैं, कौन से अहम फैसले आज आए हैं। एक तो जी एज एक्सपेक्टेड, मतलब कोई हैरानी नहीं हुई, एक अंडरस्टूड सी बात थी। सबको मालूम था कि नवाज शरीफ साहब को चूंकि इस वक्त रिलीफ मिल रहा है, बल्कि आप ये कह लेंगे मतलब बह रहा है रिलीफ, तो वो वाली सूरत हाल है। तो अब उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें थी अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से मुतल्लिक, एवनफील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक, कि उन्हें बहाल कर दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो चले गए बीच में तो वो फिर जो अपीलें थी वो खारिज हो गई थी या मुंजमद हो गई थी। अब उनको दोबारा से बहाल करने की जो अपील दायर की गई है उसको एज एक्सपेक्टेड सबको मालूम था कि वो बहाल हो जाएंगी, तो वो ऐसा ही हुआ बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक। इस सारी कार्रवाई को डिस्कस करने की भी इवन ज़रूरत नहीं है। इतनी गैर कानूनी और इतनी लायानी सी ये कार्रवाई महसूस होती है कि वो नैब जिसने पहले इतने पैसे लगाकर ये केसेस बिल्ड किए, इसमें सज़ा भी दिलवाई, सारे उनके पास सबूत प्रूफ मौजूद थे, तो एहतसाब अदालत ने सज़ा दी थी ना। और आज वो नैब अचानक से लेट जाती है और कहती है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ, हमें कोई एतराज़ ही नहीं है, हमें तो गिरफ्तार करना ही नहीं है, अपीलें भी बहाल कर दें, फैसला भी सुना दें। तो वो बिल्कुल मतलब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती वो नैब जिसने पहले इतना पैसा लगाया और ये सारा जो केस था इसको प्रूव भी किया। तो ये आपको पता है कि असल में फैसला कहाँ से आता है। अपीलें दायर भी हुई, अपीलें लग भी गई, अपीलें मंजूर भी हो गई, और आज ही के रोज़ विद इन चंद घंटे फैसला भी सुना दिया गया। तो ये तो एक्सपेक्टेड था। नवाज शरीफ साहब को वो अब आगे मजीद अगली एक मेरा ख्याल है समाअत और होगी मैक्सिमम, ऐसे ही वो भी तरद्दुद ही है, और उसके बाद उनको बरी ही कर दिया जाएगा इन मुकदमात से। तो ये कहानी तो अपने अंजाम तक एज इट इज़ पहुंच जाएगी, जो कि ऑलरेडी एक ऐसा फ्लॉप ड्रामा था कि जिसका एंड सबको पहले से ही पता था। अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ है जी इमरान खान साहब के मामलात। इमरान खान साहब के मामलात के हवाले से एक फ़ैसला तो आज फ़ौरन सुना दिया गया। अच्छा, जो रद्द करने वाला फ़ैसला होता है वैसे वो फ़ौरन सुना दिया जाता है। तो इमरान खान साहब का जो एक आज मामला था जिस पे अदालत में डिस्कशन भी हुई, वो ये था कि जी ट्रायल रोकने की इस्तदा, साइफर केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा। तो ये वाली जो समाअत थी आज के, उसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कुछ देर फैसला महफूज रखा, सुना भी दिया, और ये अपीलें एज एक्सपेक्टेड मुस्तरद कर दी गई। तो अब ये भी एक्सपेक्टेड था कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब का ट्रायल रोका नहीं जाएगा और उनकी अपील मुस्तरद हो जाएगी। लेकिन दो कल बड़े अहम मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब के केसेस पर फैसले आने हैं। पहला मुकदमा है जी कि साइफर केस को ख़त्म ही कर दिया जाए, अखराज मुकदमा की दरख्वास्त है। इस पर ऑलरेडी बहुत पहले से समाअत हो चुकी हुई है और फैसला महफूज है, अभी तक सुनाया नहीं जा रहा था, काफ़ी दिनों से ये फैसला महफूज है। अब फाइनली आज ये बताया गया कि कल सुबह ये फैसला सुना दिया जाएगा। मे भी जब आप ये वीलॉग देख रहे हो तो फैसला आ चुका हो, लेकिन बहरहाल कल के रोज़ सुनाया जाना, यानी जुमे के रोज़। तो अगर मुकदमे का इखराज हो जाता है तो मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान तो फिर बरी हो जाएंगे। तो ये तो आप फिर समझ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा। तो ये तो एक तयशुदा बात है कि ये जो दरख्वास्त है ये मुस्तरद हो जाएगी और इखराज नहीं होगा, मुकदमा डिसमिस नहीं होगा, क्वैशमेंट की जो दरख्वास्त है वो रद्द हो जाएगी। दूसरा जो एक अहम मामला है जिस पर फैसला आना है वो है इमरान खान साहब की इसी केस में, यानी साइफर केस में ज़मानत का। इस पर भी बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, फैसला महफूज है। हालांकि ज़मानतों का फैसला तो उसी दिन सुना दिया जाता है, लेकिन चूंकि किसी और केस में उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं थे इमरान खान साहब, तो ज़रूरी था कि उन्हें इस केस में अंदर रखा जाए, तो फैसला ही महफूज रखा गया। अब इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उनको कल ज़मानत मिल जाए इस केस में, साइफर केस में, और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उनको ज़मानत ना मिले। अगर बज़ाहिर हम सिंपल देखें बात तो यही लगता है कि ज़मानत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो शायद ज़मानत दी भी जा सकती है। एक तो उसकी वजह ये होगी कि एक बैलेंसिंग एक्ट भी हो जाएगा, ये दिखाने के लिए कि देखें जी अगर नवाज शरीफ को मिल गई तो उन्हें भी मिल गई। और ये जो बहुत ज़्यादा एकदम तनकीद उठती है तो वो उनका भी, तो जो डिफेंडर्स होते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना।
तो उनको भी एक बात मिल जाएगी कि देखे जी, अगर नवाज शरीफ को मिला तो इमरान खान को भी तो मिला। तो इस वजह से कोई एक छोटा मोटा इस तरह का फैसला उनके हक में देने की कोशिश की जाएगी। दूसरी एक जो वजह इसमें नज़र आती है वो ये भी कि कौन सा, अगर ये ज़मानत मिल गई तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो अलकादर ट्रस्ट केस है और जो तोशा खाना केस है उसमें जो उनकी ज़मानतें हैं वो अभी तक बहाल नहीं हुई। तो अगर ये वाले केस में उनकी ज़मानत अनाउंस कर भी दी जाती है तो उन केसेस में फौरी गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। तो इस तरह फिर भी उनकी रिहाई तो इन एनी वे मुमकिन नहीं होगी, और ज़मानत ना देने का मकसद ही है कि उनको रिहा नहीं करना। तो इसलिए ये एक ऐसा सा फैसला सुनाने की शायद कोशिश कर ली जाए कि जिससे फ़ायदा भी ना उन्हें पहुंचे और थोड़ी सी वाह भी हो जाए कि हाँ जी देखें हम तो इनको भी रिलीफ दिलवा रहे हैं या दे रहे हैं। तो बहरहाल ये भी हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें मुस्तरद हो जाएं, और हो सकता है कि ज़मानत पर कोई पॉजिटिव फैसला आ भी जाए, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब जी आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं उस मुलाकात की जिसका आज सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा रहा है, और वो मुलाकात है मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के सीनियर वफ्द की। मौलाना फजल रहमान जो कि बदतरीन मुखालिफ हैं, और केपी में तो बहुत ही ज़्यादा आपको मालूम है कि जो सिचुएशन है पीटीआई और जेयूआई की, तो उसमें अचानक से हम देखते हैं कि जनाब असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, यानी ये जो पीटीआई की आपकी टॉप लीडरशिप है वो जाकर मौलाना फजल रहमान साहब से एक मुलाकात भी करती है, और उसके बाद नमाज मगरिब की अदायगी भी करती है उनकी इमामत में। तो ये एक बड़ी हैरान कुन किस्म की खबर जो है वो मीडिया पर आज आई, और सब इस पर बात कर रहे थे कि ये कैसे हो गया। मौलाना फजल रहमान तो बड़े सख्त मुखालिफ हैं, तो पीटीआई कैसे उनके पास चलेगी। अब जो बज़ाहिर उसका एक बहाना बताया जा रहा है, जो कि पीटीआई की तरफ से खुद बैरिस्टर सैफ साहब ने भी कहा, असद कैसर साहब ने भी यही बताया कि जी उनके खुश दामन का, यानी उनकी सास का इंतकाल हो गया, तो हम तो ताज़ियत के लिए आए थे। तो वजह तो ये बताई जा रही है, लेकिन ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं, और मेरा ख्याल है कोई भी जो पाकिस्तान की सियासत को समझता है वो ये समझ सकता है कि ये महज एक ताज़ियत की मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भी बहुत कुछ था, इससे पहले भी बहुत कुछ था, और इसके बाद भी बहुत कुछ होगा। पहले अब ज़रा इस बात पर आ जाते हैं कि ये मुलाकात क्यों कर हुई और किसकी ख्वाहिश पर हुई। बुनियादी तौर पर ये ख्वाहिश दोनों तरफ से हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी तो एक समझ में आ रही है बात कि इस वक्त वो मुश्किल में है, उनको सियासी स्पेस नहीं मिल रही और उनको कोई सहारा भी नहीं मिल रहा। हर चीज़ उनकी दुश्मन बनी हुई है, ब्यूरोक्रेसी भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, पुलिस भी, उसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें भी, और कोई उनको सांस नहीं आ रहा, मीडिया भी, और मतलब ओवरऑल एक जो माहौल है उनके लिए वो बिल्कुल इस वक्त सांस दबाने जैसा है। तो इस वक्त तो जिस तरह उनका वो हाल है ना कि जो डूबते को तिनके का सहारा, तो उन्हें कोई भी अगर अपने लिए पॉजिटिव बात करता नजर आता है तो वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें स्पेस मिलने की, कोई भी अगर बात करता है तो उनकी तो ज़रूरत समझ में आती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान को अचानक क्या हुआ, आखिर उनको क्या ज़रूरत पेश आई कि वो पीटीआई के साथ राहो रस्म बढ़ाए या वो उसकी फेवर की कोई बात करे। तो ये बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ जलसों में, और इस तरह लड़ाई का मज़ा नहीं आता कि मुखालिफ के हाथ पाँव बांध दिए जाएँ। तो इतने अच्छे मौलाना है नहीं, सबको मालूम है कि जो इनकी राइवलरी है पीटीआई के साथ वो किस लेवल की है। अब मौलाना को फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि वो पीटीआई को ये स्पेस देने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, सियासत जो है वो मुमकिनात का खेल है, और यहाँ पर सारी जो जंग है अपने अपने तौर पर सियासी मफादात की नज़र आती है। मौलाना को इस वक्त महसूस होता है कि वो बिल्कुल JUIF जो है वो इर्रेलेवेंट हो गई है। इसी तरह की जो फीलिंग्स हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए भी हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी इस पर बात की थी कि पीपल्स पार्टी भी देखिए बड़ी अच्छी बन रही है, बड़ी ये बात कर रही है कि जी तहरीक इंसाफ के बगैर जो है वो कोई इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा। तो उनको भी क्यों पीटीआई की इतनी याद सताने लगी, इसकी भी तो कोई वजह है ना। तो बुनियादी तौर पर नजर ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के एक हद से ज़्यादा नून लीग की तरफ झुकाव ने इन जमातों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अवाम तो पीटीआई के साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ है, तो असी की प्यार विचों खटिया। तो ये वाली जो बात है ये इनको अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये कुछ ना कुछ हाथों मारने की सोच रहे थे, और कुछ सोच रहे थे कि इसके अगेंस्ट इन्हें क्या करना है। अब पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि थोड़ा नून लीग को टफ टाइम मिले, और उसके लिए उसको भी चाहिए कि अवाम कोई उसको मुंह लगाए, कोई उसकी तरफ ध्यान करे। अब ये तो उन्हें पता चल रहा है कि अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी JUIF बिल्कुल माइनस है, कहीं आपको नजर नहीं आती। लेकिन जब वो पीटीआई से मुतालिक कोई बात करते हैं तो वो एकदम लाइमलाइट में आ जाते हैं।
तो उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि चूंकि पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त पीटीआई के साथ है, तो लिहाजा अगर हम पीटीआई से मफामत की बात करते हैं या उनको स्पेस देने की बात करते हैं तो अल्टीमेटली पब्लिक सेंटिमेंट हमारे लिए भी थोड़ा सॉफ्ट होगा और लोग ये हमारी कारकर्दगी भूल जाएंगे कि हमने 16 महीने में हर तरह की मुल्क की जड़ मारने में, उसका बेड़ा गर्क करने में, चाहे वो मईशत का हो, चाहे वो इंसानी हुकूक का हो, चाहे वो आइन और कानून की पामाली का हो, हर चीज़ में ये हिस्सेदार रहे हैं। लेकिन ये सब बातें अब ये अवाम की मेमोरी से भुलाना चाहते हैं और उसका दावा करने के लिए ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हम पीटीआई को स्पेस देने की बात करेंगे तो अवाम का गुस्सा थोड़ा कम होगा और अवाम हमारी तरफ भी मुतवज्जे हो सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी भी इस गेम में है और इसी तरीके से फिर ये जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट पे भी अपना दबाव बढ़ा सकते हैं कि देखिए जी, अगर आप पीएमएलएन की तरफ इतना ज़्यादा हो गए तो फिर हम भी इधर दूसरा एक अलायंस भी बना सकते हैं बातचीत करके, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ, दीगर जमातें जो कि एक ऐसी जमातें हैं जो कि आपने टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके एक तरफ रख दी हैं। जेयूआईएफ को भी ये महसूस होता है कि केपी में उनको कुछ अगर चाहिए या कोई अगर पब्लिक सेंटिमेंट चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पीटीआई को स्पेस देने की बात करें, अपना बड़ापन दिखाएं और शो करें कि देखें हम तो बड़े सियासी लोग हैं और हम तो मुखालिफिन के लिए भी हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा हम बड़े आली ज़र्फ लोग हैं और इस तरीके से वो एक अपना सेंटिमेंट जगाएं। तो ये बेसिकली दोनों की अपनी अपनी ज़रूरत है। पीटीआई की भी अपनी ज़रूरत है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। पीटीआई को ये ज़रूरत है कि ज़ाहिर उसे स्पेस चाहिए, उसको तो कोई भी उनकी हामी इस वक्त जमात अगर बात करती है उनके लिए तो वो तो उस चीज़ की तरफ देखेंगे। और दूसरी तरफ ये जो दो जमातें, इनकी अपनी ज़रूरियात हैं और ये इस वजह से इनके साथ बातचीत के लिए रजामंद दिखाई देती हैं। अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला तो रिएक्शन ये आ रहा है कि वो बहुत सारे लोग जो हमेशा पीटीआई के सख्त तरीन नाक़िदीन हैं वो ये कहते हैं कि भाई पहले तो आप इनको बड़ा बुरा भला कहते थे, मौलाना डीजल हैं, ये हैं, वो हैं, ये तो जी इस्लाम फरोश हैं और फलां फलां। इमरान खान साहब बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ करते रहे हैं जेयूआईएफ के सरबराह के लिए और इसी तरीके से जरदारी साहब को भी उन्होंने कभी नहीं बख्शा, उन्हें भी सबसे बड़ी मुल्क की बीमारी और न जाने क्या क्या वो कहते रहे हैं, करप्शन वगैरह का बादशाह और सब कुछ। तो फिर क्या इतनी एक लेवल तक जाकर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लिए ये मुमकिन होगा कि उन्हीं लोगों के साथ वो फिर हाथ मिला लें? फिर उनमें और बाकी जमातों में क्या फ़र्क रह जाएगा? यही तनकीद तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पे भी होती थी कि भाई वैसे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन जब सियासी बका की बात आई तो इमरान खान के खिलाफ ये दोनों मिलकर बैठ गए, सारी बातें भुलाकर। तो अगर इमरान खान भी आज यही करते हैं कि जी उनकी खातिर, अपनी बका की खातिर, कि उन्हें इस वक्त मुश्किल का सामना है, तो अपनी बका की खातिर अगर वो जेयूआईएफ और पीपल्स पार्टी और किसी भी और जमात से हाथ मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ते हैं तो एक तनकीद का जवाब तो फराहम होगा कि भाई फिर आप भी उन्हीं जैसे ही हैं, फिर आप उनसे डिफरेंट नहीं हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि मफामत की हमेशा से ही इमरान खान को मशवरे देते थे, तजवीज़ देते कि उन्हें सियासतदानों से बात करनी चाहिए, सियासतदानों से बात करनी चाहिए। तो वो इसके ऊपर थोड़े मुतमईन दिखाई देते हैं कि अच्छा है जल्द या बदेर, लेकिन इमरान खान साहब इस तरफ अगर बढ़ते हैं, पीटीआई इस तरफ अगर बढ़ती है और मफामत की बात करती है तो ये एक अच्छी काविश हो सकती है। मुल्क बहरानों में है, जिस तरह के मसाइल हैं, तो उससे अच्छा है कि उस चीज़ को निकलने के लिए सब मिलकर कोई बात करें, हर एक जमात को स्पेस हो। अगर हम इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे रहे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो एक ये भी सेंस प्रिवेल करती है और लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब हों या कोई भी और जमात, सबको इस अपने लिए बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ के तो कारकुनान शायद उतने वो इमोशनल नहीं है, लेकिन पीटीआई का कारकुन इस वक्त बड़ा इमोशनल है और उनके लिए ये बड़ी एक जिसको कहते हैं ना झटके वाली बात है कि भाई एकदम ही आप उठ के मौलाना फजल रहमान से अगर मिलेंगे तो कारकुन जाहिर है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और वो कर रहा है। काफ़ी लोग इस पे अपने जो है वो गुस्से का भी इज़हार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलें ठीक है अगर वो मिल रहे हैं तो है। तो ये बात तो पहले अंडरस्टैंडेबल है कि ये सिर्फ पीटीआई जो है वो इस तरह नहीं है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए मरी जा रही है, उधर भी उसी तरह ये ज़रूरियात हैं। लेकिन अब इसमें 2-3 मेरे बड़े अहम सवाल हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्या इस मुलाकात को इमरान खान साहब की उस लेवल की आशीर्वाद हासिल है? असद कैसर साहब का जाना तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की तरफ से कोई गो अहेड हो सकता है, क्योंकि असद कैसर जैसा बंदा इस लेवल का वो खुद अपने तौर पर ये काम नहीं कर सकता कि जाके मौलाना फजल रहमान से मिल बैठे। दूसरी जो इसमें चीज़ है वो ये कि अगर ये सियासी जमातें आपस में मिल भी जाएं और ये पीटीआई को स्पेस देने की बात कर भी लें और इसकी बुनियाद के ऊपर थोड़ा सा माहौल का जो टेम्परेचर है वो नीचे आ भी जाए, तो फिर भी ये देखना होगा कि मसला तो सिर्फ ये तो नहीं है कि इन सियासी जमातों को इमरान खान से था। आपको पता है कि इमरान खान से मसला किसको था? इमरान खान से मसला तो इस्टेब्लिशमेंट का है।
तो क्या ये सियासी जमातों की तरह इस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई को वो स्पेस देने के लिए राजी होगी? क्या उसकी भी एक आशीर्वाद हासिल है इन मुलाकातों को? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि मौलाना तो ठीक है, कह रहे हैं कि हो सकता है आगे बढ़ के कहें पीपल्स पार्टी भी कहे, लेकिन उनकी क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त कोई आशीर्वाद है उन्हें कि जी ठीक है आप पीटीआई से फिर बात कर लें? तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जैसे 2014 में इमरान खान साहब ने जो एक धरना दिया था और जिसको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट भी किया था, वो धरना इसलिए भी नाकाम हुआ क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी तमाम बाकी जमातें थी समेत पीपल्स पार्टी समेत जो यूआईएफ, वो उस वक्त नून लीग के साथ थी। तो फिर पार्लियामेंट से सियासतदानों ने एक इकट्ठ के जरिए धरने वाले मामले और इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश थी उसको रोका। और फिर इसलिए भी सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये तमाम सियासी जमातें आपस में बैठकर पीटीआई के लिए स्पेस की बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को भी शायद इस पर एक कदम पीछे हटना पड़े। लेकिन मेरा इस पर सारा सवाल एक मुख्तलिफ है, वो ये कि ये सियासी जमातें पीटीआई को आखिर स्पेस क्यों देंगी, जबकि उन्हें नजर आ रहा है कि अगर पीटीआई को थोड़ी सी भी स्पेस मिली तो पीटीआई तो इन सब का सफाया कर देगी। इस वक्त पॉपुलैरिटी में तो पीटीआई सबसे आगे है। तो इस वक्त तो इन सियासी जमातों के लिए इसमें खुदकुशी के मुतरादिफ बात है कि अगर वो पीटीआई को कोई स्पेस फ्राहम करती हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर पीटीआई को स्पेस फ्राहम की जाती है तब भी, और अगर पीटीआई को स्पेस नहीं फ्राहम की जाती तब भी, दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी या जेयूआईएफ के लिए तो बहुत ज़्यादा कोई सूरत हाल साजगार है नहीं। तो इसलिए भी थोड़ी सी स्पेस जो है वो इसमें निकाली जा रही है। अब इसमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी कि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर क्या कहती है और इंटरनेशनली भी मुख्तलिफ ममालिक का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। क्या वो वाकई पीटीआई के बगैर कोई इलेक्शन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी तक दोस्त ममालिक की तरफ से कोई किसी किस्म का हौसला अफजा बयान सामने नहीं आ रहा। मियाँ साहब भी आ चुके, काफ़ी कोशिश भी कर ली उनको हीरो बना के दिखाने की, इसके बावजूद कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सका उनके आने का। तो ये सब चीज़ें, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो तकरीबन फेल हुए हैं, इनका भी एक प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कि भाई फिर आप किसको लेके आएंगे जब सारे तो लोग आपने इकट्ठे करके देख लिया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी खिचड़ी पक चुकी है और इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार है ख़ुद इमरान खान साहब का, जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, कि वो किस तरफ खड़ा होता है। क्या वो इन्हीं सियासी जमातों के साथ हाथ बढ़ाकर अपने लिए कोई पीटीआई के लिए रास्ता निकालेगा, या फिर वो इसके बरक्स एक बिल्कुल जिसको कहते हैं काल कोठरी में मरना पसंद करेंगे लेकिन इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये देखना होगा। इससे पहले तो उनकी तरफ से बयानात आ चुके हैं कि वो सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बहुत दफ़ा आ चुके हैं। लेकिन अगैन फिर वही बात है कि ज़्यादातर इस बात का मतलब यही समझा जाता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये मैसेज भेज रहे हैं। तो अगर सियासी जमातें बातचीत करती हैं और वो किन शराइत पर होती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या उसमें सिर्फ ये बात हो रही कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए। अगर ये बात के ऊपर बैठे हैं पीटीआई वाले जेयूआईएफ के साथ, तो इसमें तो कोई बुराई नज़र नहीं आती कि एक साफ शफाफ इलेक्शन है, वो मुल्क के मफाद में है। तो अगर इसके ऊपर बात हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी कोशिश है कि जिसमें कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाता है या कोई कमिटमेंट दी जाती है कि भाई हम अगर आए भी पावर में तो हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे या आपके करप्शन को नहीं पकड़ेंगे वगैरह वगैरह, कोई कमिटमेंट्स दी जाती हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या फिर भी वो काबिल कबूल हो सकता है पीटीआई सपोर्टर के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक साफ शफाफ 1 पॉइंट एजेंडा अगर तमाम मुज़ाकरात का होता है कि साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो लीडरान समेत, और फिर अवाम को फैसला करने दें। अगर इस एक नुक्ते के ऊपर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक होता है और उसमें सबको मिल बैठना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि इसमें कोई उसूली समझौता नहीं हो रहा। इमरान खान का उसूली मौक़िफ़ वही है कि साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो अगर ये उसूली मौक़िफ़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखें या सियासी जमातों के सामने रखें, इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर अगर सब रजामंद हो जाते हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो फिर मेरे ख्याल से ये ना तो पीटीआई का सपोर्टर इसको कबूल करेगा और ना ही फिर इमरान खान की अपनी जो एक सियासी पूरी लेगेसी है उसमें फिर इसकी कोई गुंजाइश है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।